गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। 24 सितंबर को दिन में 11 बजे एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस का सेशन होगा जहां पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे। इससे पहले अभी तक 2 बार 2 स्ट्रेटजी बता चुके हैं, दोनों धमाल काम कर रही है। अगर आपको मजा आया हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर दीजिए जिससे कि कल का सेशन आप ज्वाइन कर सकें। बट याद रखिएगा, गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपके ईमेल पर ही क्लास की लिंक जाएगी, तो आपको अपना ईमेल चेक करते रहना पड़ेगा, ना कि व्हाट्सएप। क्योंकि लास्ट सेशन में ये हुआ था कि लोग कह रहे थे सर लिंक आया नहीं, बट लिंक उनके ईमेल पे था। तो आप जो ईमेल भरे वो करेक्ट ईमेल भरिएगा जिससे कि आप सेशन ज्वाइन कर सकिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट क्या है, रोज नया हाई बना रहा है। लेकिन हम आज एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो डाउन पर है, यानी एक डार्क हॉर्स। ऐसी हिम्मत क्यों हुई हमारी वो बताते हैं। जब मैंने यहां पर सिखाया ना कि वन स्टॉक फॉर ऑल सेक्टर कैसे सेलेक्ट किया जाता है और जब दिखाया तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू। तो अब ऐसे ही इंडेक्स हाई हो और कोई सेक्टर लो पे हो तो क्यों लो पर है, क्या है रीजन, उसमें क्या देखना चाहिए, कैसे स्टॉक को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि यही तो मौका होता है अंडर वैल्यू स्टॉक को पकड़ने का, राइट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको सेक्टर के बारे में भी बताएंगे, स्टॉक को कंपेयर करके भी दिखाएंगे, लेकिन कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये याद रखिएगा। आपकी नजर में कौन कौन सा सेक्टर यहां से डार्क हॉर्स वाला कंडीशन में है जो बेहतर रिटर्न दे सकता है, कमेंट में बताइए। तो भैया पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे वीडियो जो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगी और आप सीखते रहेंगे तो कमाते रहेंगे। इंडेक्स लगा रहा है रोज नया हाई और स्टॉक गिरते जा रहे हैं और लोग परेशान हैं, जबकि उनको पता नहीं है ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंट्राडे स्विंग ट्रेडर के लिए। तो किस तरीके से इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में आप बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं, स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं 25 सितंबर की, जहां पर हम सब कुछ सिखाएंगे, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन और इंट्राडे स्विंग में ऐसे मार्केट में बहुत बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। यहां पर ये पूरे क्लास का सेटअप 100 डेज का है, जहां 10 दिन सिखाते हैं और साथ में 90 दिन तक हैंड होल्डिंग, रिवीजन, होमवर्क सब कुछ देते हैं, जिससे आप एक रियल और सच्चे ट्रेडर बनकर सेकंड अर्निंग कर सको, नौकरी से आजादी कर सको, लॉस को रिकवर कर सको। हर आदमी की एक लिमिटेड अर्निंग है और लिमिटेड को अनलिमिटेड करना है तो सिर्फ स्टॉक मार्केट है, बट फ्री टिप्स पे जाकर नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आपको लॉस होगा। तो मौका ना जाए, लिमिटेड सीट है, अभी कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए और एक कदम नौकरी से आजादी की तरफ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्यों ये सेक्टर स्लो डाउन में है, आगे फ्यूचर क्या है और क्या कंपनी जो एक स्ट्रांग पोजीशन की खिलाड़ी है सच में है या नहीं है। तो लास्ट तक देखिएगा तभी एक समरी बना पाइएगा। तो सबसे पहले जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो मेटल सेक्टर है और स्टील का सेक्टर। एकदम करंट सिनारियो की बात करें तो मेजर 3 रीजन है जिसकी वजह से पूरा सेक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो पहले उस प्रॉब्लम को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला है ग्लोबल इकोनॉमी का स्लो डाउन। डिमांड बहुत ही ज्यादा पुअर है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्पेशली कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव सेक्टर में वो गिरा है। आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है ग्लोबल ग्रोथ गिरेगा, अब प्रिडिक्ट भी किया है, ध्यान से समझना, 3.5% से 3% पे आ जाएगा, ठीक है। चाइना से जो स्टील की डिमांड है वो गिरी है, ग्लोबल कंजप्शन में गिरावट आई है, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो स्टील, तो आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन की कहानी है, तो वहां पर पहला रीजन। दूसरा है राइजिंग इनपुट कॉस्ट। आयरन और प्राइस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, वो 100 टन पर डॉलर था जो बढ़कर 120 पे आ चुका है। तो भैया प्राइस बढ़ गए, ये एक हो गया। एनर्जी कॉस्ट अगर आप देखो तो अगेन एनर्जी कॉस्ट 15% के करीब बढ़ गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, स्टील इंडस्ट्री का मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा है। अब अगर आप समझो कि हम कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें खर्च लग रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में जिस भी तरीके से हो, अगर उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट गिरेगा ना। तो वो कहानी भी है कि भैया हमारे कॉस्ट गिर रहे हैं, लग रहे हैं, कॉस्ट के खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट गिर रहा है। तो अगेन क्या होगा, वो कंपनी, वो शेयर, वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। याद रखिएगा, ये जो तरीका बता रहा हूं आप इस तरीके से किसी भी सेक्टर की एनालिसिस कर सकते हैं।
इसलिए प्लीज पॉइंट को नोट करते जाइएगा कि मैंने कैसे सोचा। मैंने पहले सोचा इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कि भैया इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहानी चल रही है। फिर मैंने सोचा कि भैया इनपुट कॉस्ट बढ़ गए कंपनी के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब रीजन 3 पे आते हैं, ओवर सप्लाई, ठीक है। अब ओवर सप्लाई, स्टील प्रोडक्शन हिट कर चुका है 1.9 बिलियन टन इन 2024, ठीक है, और वो भी बिना डिमांड के, मतलब डिमांड घट रही है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ओवर सप्लाई हो गया। प्राइस का गेम कब होता है? डिमांड सप्लाई पे होता है। तो वो यहां पर हुआ, जिससे अगेन 10 से 15% का प्राइस में गिरावट आई है, ठीक है। उसके बाद हॉट रोल्ड कॉइल जो है स्टील के प्राइस वो भी गिरे हैं, तो अगेन ये इंपैक्ट आ रहा है। तो ओवर सप्लाई और प्राइसिंग प्रेशर, तो 3 रीजन आपने यहां पर समझा। जो आप इस 3 रीजन को किसी भी सेक्टर के एनालिसिस में उस सेक्टर के क्या पॉइंट हो सकते हैं उसके आधार पर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा तरीका है, फंडामेंटल आप कैसे सोच सकते हैं सिखाने का। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक निगेटिव है, लेकिन अब ऐसा हमेशा तो चलने वाला नहीं है, राइट। सेक्टर अनफोल्ड होगा, वैल्यू अनलॉक होगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, यही लोग समझते नहीं है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे निगेटिव इन्वायरमेंट में वैल्यूएशन पर, प्रॉफिट पर, ग्रोथ के आधार पर, राइट, प्लस जिनके मार्केट शेयर या एक्सपोर्ट या मतलब कोई भी सेगमेंट में वो बड़े प्लेयर हैं, हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ मेटल की कंपनी और उसके डेटा सेट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम पॉइंट पर आ पाएंगे। तो यहां पर अगर हम मेटल स्टॉक आते हैं तो हमने क्या किया, 5 खिलाड़ी हैं मैदान में, 5 खिलाड़ी को निकाला, 5 खिलाड़ी में रेवेन्यू पकड़ा, इब्डा पकड़ा, आरओई पकड़ा और नेट प्रॉफिट मार्जिन पकड़ा। देखिए फिर से बोलूंगा, ऐसे ही सेक्टर देखे जाते हैं। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू पे कौन ग्रोथ कर रहा है, इब्डा पे कौन ग्रोथ कर रहा है। तो आप टाटा स्टील का देखोगे, इब्डा पे जो ग्रोथ है वो मार्जिन ग्रोथ काफी अच्छा है। उसके बाद जीएसडब्ल्यू स्टील का है और एनएमडीसी का है, ठीक है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ पे आते हैं तो अगेन रेवेन्यू ग्रोथ पे आप टाटा स्टील को पकड़ोगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आते हैं तो टाटा स्टील को पकड़ोगे, जीएसडब्ल्यू स्टील को पकड़ोगे, ठीक है। आरओई पे आते हैं तो टाटा स्टील और जीएसडब्ल्यू स्टील को पकड़ोगे और एनएमडीसी को, यानी मोटा मोटा पकड़े हैं तो टाटा स्टील भी सही तरीके से, जीएसडब्ल्यू स्टील भी और एनएमडीसी भी। मतलब ये एक तरीका है कि मतलब ये जो पैरामीटर है उस पे कहां कौन खड़ा है, राइट। अब इन चीज के अलावा 1-2 पॉइंट और है, जैसे ओवरऑल मार्केट शेयर में टाटा स्टील क्या करता है, 35% का मार्केट कैप्चर करता है, तो ये टाटा स्टील के लिए प्लस पॉइंट हुआ। वहीं एक्सपोर्ट के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जीएसडब्ल्यू स्टील का है, जहां वो एक्सपोर्ट में 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अब देखो, कोई कहीं, तो ये 2 पॉइंट क्या हुए, अगेन इनको मजबूत बनाते हैं, बाकी कंपनियों से अलग करते हैं, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट डेटा है कि भैया ये जो ऑपरेशन यानी फैक्ट्री चला रहे हैं उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट की क्या कहानी है। तो जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट की कहानी पे आते हैं तो टाटा स्टील का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो इंडस्ट्री एवरेज से कम है, तो ये अच्छी बात हुई ना। वैसे ही अब कैपेसिटी जो है हर फैक्ट्री की अपनी होती है कि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट अगर मान लो 100 केजी बनाने की है तो क्या सच में हम 100 केजी प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। तो वहां पर जब हम देखते हैं तो जीएसडब्ल्यू स्टील जो है इसकी जितनी कैपेसिटी है उसका 90% क्या कर रहा है, अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। तो यानी डिमांड है तभी तो 90% यूटिलाइज कर रहा है। तो ये एक नजरिया होता है। अब इस नजरिए पे हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं और स्क्रीनर की हम हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। अब स्क्रीनर में जब हेल्प लेने पे आते हैं तो एग्जाम्पल के लिए हमने टाटा स्टील किया, अब हम टाटा स्टील पे आते हैं। तो आप टाटा स्टील में आओगे, इंडस्ट्री पी 22.7 और स्टॉक पी 118 का है, यानी अगेन अगर पी बेसिस पे आ जाओ तो बहुत महंगा है, और पीजी रेशियो क्या है, माइनस में है, निगेटिव है। लेकिन यहां पर अगर हम पीयर कंपैरिजन में आते हैं और पीयर कंपैरिजन में जब हम टाटा स्टील और जीएसडब्ल्यू को पाते हैं तो आप पाओगे कि अरे बाबा जीएसडब्ल्यू स्टील तो काफी सस्ता है पी बेसिस पर, ठीक है, पी बेसिस पर काफी सस्ता है। वहां पर अगेन जैसा कि आपने कई पॉइंट देखा कि दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर आप देखो क्वार्टर प्रॉफिट जो है यहां पर इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, तो ये एक वेरिएशन चल रहा है। जहां पर देखो इसका पीजी क्या है, जेएसडब्ल्यू स्टील का पॉजिटिव है, इसका क्या है, निगेटिव है। तो ये एक अपने आप में टक्कर वाली कहानी चल रही है जहां पर दोनों कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है। यहां पर आप ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो मोटा मोटा 6000
करोड़ के पास में फ्लैट चल रहा है, ओपीएम परसेंटेज 11% के पास में फ्लैट आ चुका है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको ये पता चलता है कि कंपनी क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही है और किस तरीके से अटकी हुई है। अब इसी को मैं थोड़ा सा क्वार्टर को दिखाने के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील पे भी आता हूं। अब जेएसडब्ल्यू स्टील पे आए तो देखा ही कि पी 22 34 मोटा मोटा ठीक ठाक, लेकिन पीजी रेशियो क्या है, महंगा है। अब यहां पर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट पे आए तो सेम आप देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका तो गिरा ही है, ध्यान से देखना गिरा ही, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी गिरा है। तो ये अभी जो सिनारियो चल रहे हैं वो सिनारियो का इंपैक्ट इन कंपनियों पर हो रहा है। बट यहीं पर जो नजर होता है वो होता है कि हम ऐसे एनालिसिस करके सोचते हैं, फिर उसमें मजबूत प्लेयर निकालते हैं। मजबूत प्लेयर को किस किस बेस पर हम देखने की कोशिश करते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं, और फिर इन चीजों के आधार पर हम निकालते हैं। तब हम चार्ट में जाते हैं कि अच्छा चलो सब कुछ ठीक है, मार्केट भी गिर रहा है, सब कुछ ओके है। तो अगर हम देखें कि क्या कहानी है, तो यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा अब ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखोगे पूरा साइडवेज एक बॉक्स जोन में पड़ा हुआ है। तो अब अगर ये बॉक्स में पड़ा हुआ है तो आपके लिए कोई काम का नहीं, लेकिन अगर ये बॉक्स से ऊपर की तरफ निकल रहा है तो आपको एक मूवमेंट बहुत अच्छा दे सकता है। वैसे ही अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील पे आ जाओ, अब ये क्या देखोगे, ये खराब रिजल्ट के बाद भी परफॉर्म कर रहा है, देख रहे हो ना आपके सामने। तो दिस इज द खराब, मतलब जो आपने देखा गिरावट। देखते हैं कि भैया कहानी क्या है, कंपनी किस तरीके से चल रही है। तो कंपनी क्या, आपने देखा जेएसडब्ल्यू स्टील का एक्सपोर्ट में भी अच्छा है, अपनी कैपेसिटी का पॉजिटिव भी लेकर बैठी है, एक्सपोर्ट भी कर रही है। प्लस आपने क्या देखा कि कई सारे पैरामीटर पर टाटा स्टील को भी टक्कर दे रही है, चाहे पीवी रेशियो पे देखो, तो वो सारे नजरिया ऐसे हैं टाटा स्टील से आउट परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे आप ये नहीं समझ पाए अगर नॉर्मल इंसान ये देखे, अरे बाबा टाटा तो टाटा का ग्रुप है, सब अच्छा है, बट जेएसडब्ल्यू स्टील क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आपने सब कुछ देखा कि सब एंगल है, तो बैलेंस शीट का असर क्यों नहीं दिखा, क्वार्टरली रिजल्ट का असर क्यों नहीं दिखा कि चलो यार अभी तो सबकी लगी पड़ी है, सबकी दगी पड़ी है, बट ओवरऑल कहानी कहां पे। तो ये एक नजरिया होता है जिससे हम किसी सेक्टर को पकड़ते हैं। और डार्क हॉर्स क्यों बोला, क्योंकि ये सेक्टर सच में अभी चला नहीं है, राइट। तो अब कहानी में जैसे ही ट्विस्ट टर्न आएगा, जैसे एक जमाने में आईटी सेक्टर के बारे में बात हो रही थी, अरे रिसेशन है, अमेरिका में ऐसे आएगा, ये वैसे आएगा, आईटी सेक्टर खूब गिर रहे थे, लोग लेने से डर रहे थे। बट उसका एक समय तो आया, फिर वो पलटा, राइट। फिर इंसान को कब होश आया, जब वो तेजी हो गई। तो दिस इज द वे, जहां पर ये समझिए कि ऐसी बातें हर बार एक टाइम फ्रेम में चलती रहती है, हमें उससे पैनिक नहीं लेना होता है। बट एक जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, या तो पूरा का पूरा डिफेंस शेयर अपने पोर्टफोलियो में डाल लेंगे, पूरा रेलवे डाल लेंगे, पूरा स्टील डाल लेंगे, मतलब सेक्टर स्पेसिफिक दौड़ते हैं। ऐसा ना करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाएं, 5 साल का विजन रखें, 3 साल का विजन रखें, जिससे कि आप एक सही तरीके से इन्वेस्टर बन पाए। और सच्चा और अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो जब तक ये थॉट प्रोसेस लाकर इस तरीके से नहीं सोचेंगे तो कभी भी डार्क हॉर्स को पकड़ के एक बेहतर रिटर्न नहीं ले पाएंगे। तो कैसी लगी ये यूनिक तरीका, प्लीज बताइएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर और बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।